That quadrilateral is what? Quadrilateral is a four-sided enclosed figure. अब एक फोर साइडेड एंक्लोज फिगर की अगर मैं बात करूं, अब एक चीज ध्यान रखना आप कि आप जब भी एंगल्स लोगे तो आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लो। मिड पॉइंट थ्योरम एक्चुअली कहता क्या है कि अगर मैंने मिड पॉइंट्स ज्वाइन करे कोई भी दो साइड्स के, कि मैंने अगर ए बी है और डी मिड पॉइंट है, तो मैंने अगर डी से एक लाइन बनाई है जो कि पैरेलल है, क्या है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर नॉलेज बिल्डिंग सीरीज फॉर सीबीएसई मैथमेटिक्स। और आज हम पढ़ेंगे वो टॉपिक जो जनरली बहुत ज़्यादा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, अंडरस्टैंडिंग पैरामीटर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उस चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, दैट इज क्वाड्रिलैटरल्स। अब अगर आपने ट्राइंगल चैप्टर अच्छे से किया है तो 90% ऑफ आपकी प्रॉब्लम जो है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब हम क्वाड्रिलैटरल्स में कॉन्ग्रुएंसी का भी यूज करेंगे, तो मेक श्योर कि आप पुराने वीडियो को रेफर करें फॉर द कॉन्ग्रुएंसी पार्ट और इस चीज को और थोड़ा थरो करें। अगर आप नहीं भी देख रहे हैं तो आई विल जस्ट ब्रीफली समराइज, और उस क्वेश्चन में भी उसमें क्या टिप्स एंड ट्रिक्स लग रही है दैट आई विल इंक्लूड। So without wasting any time, let's get started with our topic, that is quadrilaterals. But before we do, please do not forget to like, share and subscribe to our channel. Let's get started. So as you know that quadrilateral is what? Quadrilateral is a four-sided enclosed figure. अब एक four-sided enclosed figure की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा? एक quadrilateral. अब quadrilateral के साथ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, that the angle sum property of a quadrilateral. तो angle sum property of a quadrilateral क्या कहता है कि angle sum property का कंसर्न ये है that the angles sum up to 360 degree. So let's suppose if I am drawing any of the quadrilateral, okay, so I have A, B, C and D. ये थोड़ा रफ डायग्राम ही है. Now I have angles A, B, C and D. So what I know here that if I have four angles, then the sum of the angles cumulatively will be equals to 360 degree. So angle sum property क्या कहती है quadrilateral की कि the sum of angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। अब एक सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है कि हमारे पास कितने एंगल्स हैं यहाँ पे? हमारे पास यहाँ पे चार एंगल है। हर एक एंगल को अगर हम प्री अज्यूम करके चलें कि 90 डिग्री है इन केस ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, तो सारे एंगल्स कितने आने चाहिए मेरे पास? 90 डिग्री। और कितने एंगल्स हैं? चार। तो 90 into 4 will give me the value as 360 डिग्री, राइट? सो नाउ हम इसके बारे में जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी इन दिस वीडियो, फिर हम क्यूमुलेटिवली क्वेश्चंस का स्केल बढ़ाएंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग पैरामीटर और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो आपके लिए यूजफुल हो। ठीक है, नाउ ये सारे थ्योरम दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। फर्स्ट थ्योरम इट स्टेट्स दैट अगर कोई डायगोनल है किसी भी एक पैरेललोग्राम की, okay, so now I have a parallelogram. If I draw a parallelogram, okay, now this is the diagonal. दिख रहा है सबको? So A, B, C, D. Now you can see that AC is a diagonal. Diagonal क्या होती है? Diagonal वो होती है जो opposite vertices को जोड़ती है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना आप कि आप जब भी एंगल्स लोगे तो आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लो। तो जैसे मैंने इसको A, B लिखा, अब मैं इसको C और D नहीं लिख रहा, यहां मैं C नहीं लिख रहा इस साइड पे ए के ऊपर। क्यों? क्योंकि मैंने इसी डायरेक्शन में मूवमेंट करा है। तो आप मूवमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में रखेंगे ताकि आपके वर्टिसेस और आपका डायग्राम इजीली बनेगा और आपके साथ 90% ऑफ प्रॉब्लम जो है यो यहीं सॉल्व हो जाएंगी। तो सी, कैन यू सी दैट ए सी इज द डायगोनल, है ना? अब मैं बात करूं कि ये फर्स्ट ट्राइंगल बन रहा है और ये सेकेंड ट्राइंगल बन रहा है, तो कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं? ट्राइंगल ए बी सी will be congruent to triangle ADC. ठीक है, तो ऊपर वाला that is first triangle is what is congruent to the second triangle. ठीक है, अब यहाँ पे क्राइटेरिया भी SSS लगती है। ठीक है, now the second theorem is अगर कोई मेरे पास पैरेललोग्राम है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी? They will be equal. So can I say that
ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये ऑपोजिट साइड है आमने सामने वाली, और आमने सामने वाली कौन सी साइड है, ए डी और बी सी, तो ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड सेकेंड पार्ट इज ए डी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, तो ये अभी तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा नॉन इंटरेस्टिंग सा, बट ये बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देगा आपके। ठीक है, नाउ द थर्ड थ्योरम स्टेट्स दैट इफ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, तो मतलब अगर ऑपोजिट साइड इक्वल हैं तो वो एक पैरेललोग्राम है। तो हमें बाय डिफॉल्ट ये पता है कि सर पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, बट यहाँ पे हमें ये एज अ थ्योरम की तरह दे रखा है। तो यूक्लिड्स में थ्योरम क्या होते थे, जिसका हमें प्रूफ करना जरूरी है। तो यहाँ पे यू हैव टू रिमेंबर दैट इफ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन द गिवन फिगर इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, नाउ 8.4 कहता है कि ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ऑपोजिट एंगल्स का मतलब क्या हो गया, ए और सी बराबर होगा, है ना। ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आमने सामने वाले। सो कैन यू सी हियर दैट हियर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। तो जो ए होगा वो सी के इक्वल होगा और जो बी होगा वो डी के इक्वल होगा। याद रखना डायगोनल एंगल्स जो रहते हैं वो हर बार पैरेललोग्राम में इक्वल ही रहते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है और अगर उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो हमें ये पता चल गया कि अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है तो वो एक पैरेललोग्राम है। अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो भी वो क्या है, एक हमारे पास पैरेललोग्राम। नाउ जो डायगोनल्स होती है पैरेललोग्राम की वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि इफ आई ड्रॉ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, तो दिस इज द पैरेललोग्राम। नाउ आई हैव ड्रॉन टू डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होती है, जो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करती है। तो यहां पे जो इस पॉइंट की मैं बात करूं, दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स। तो यहां पे जो OB की लेंथ है वो OD के इक्वल होगी। OB विल बी इक्वल्स टू OD। यस, नाउ सो कैन आई राइट दैट OB इक्वल्स टू, यहां पे OD है एंड AO इक्वल्स टू OC है। ठीक है, तो याद रखना कि पैरेललोग्राम दे रखा है तो ये बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना दैट दी डायगोनल्स आर बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये दिख रहा है सबको। नाउ अब यहां से मैं अगर एक डायगोनल की बात करूंगा तो वो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, तो इट्स सेइंग दैट डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करती हैं तो वो क्या है, पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करेगी, और अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही है तो वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम। तो आप पॉज करके ये सारे थ्योरम्स नोट कर लीजिए, देन वील मूव टू दी डिफरेंट, दैट इज एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम। वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सॉल्विंग मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सो यू कैन पॉज एंड note if you want. I'll just remove these restrictions that I've already made, तो ताकि easily आप इस चीज को समझ पाएं। and it is requested कि इसको please आप remember भी करें क्योंकि इसके theorems के proof भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो first of all, for our understanding we are just writing down these things और हम अपनी remembering power को increase करके हम question solve करेंगे and we'll also prove these theorems as well। ठीक है, आप नोट कर लीजिए प्लीज। ओके, आई होप आपने नोट कर लिया एंड ट्राई रिमेम्बरिंग दीज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मिड पॉइंट थ्योरम। इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये पेपर में इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा एंड इसका प्रूफ भी आ सकता है, बट इन एनसीईआरटी इसका प्रूफ दे नहीं रखा। सो यू कैन नोट इट डाउन एंड क्लियर योर अंडरस्टैंडिंग ताकि आप भी इसको इजीली सॉल्व कर पाएं। ठीक है, नाउ मिड पॉइंट थ्योरम एक्चुअली कहता क्या है कि अगर मैंने मिड पॉइंट्स ज्वाइन करे कोई भी दो साइड्स के, ठीक है, अब जो मैंने लाइन से ज्वाइन करे मिड पॉइंट्स को, सो दैट लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट मैंने बनाई है ज्वाइन करके मिड पॉइंट्स को, वो क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या होगी, पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड विल बी
हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ इट। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पे देखते हैं कि यहां पे दे रखा है मेरे को ए बी का मिड पॉइंट क्या है डी, और ए सी का मिड पॉइंट क्या है ई, ठीक है। तो यहां दिख रहा है डी पॉइंट और ई पॉइंट। अब नाउ द स्टेटमेंट स्टेट कि अगर मैंने डी और ई को एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करा तो डीई क्या होगी, इस साइड दैट इज थर्ड साइड कौन सी बच गई। अब मैंने ए बी को यूज कर लिया और ए सी को यूज कर लिया, देखो ए बी को यूज कर लिया और ए सी को यूज कर लिया। अब मेरे पास कौन सी साइड बची, बी सी। तो जो डी होगी वो बी सी के क्या होगी, पैरेलल होगी और हाफ होगी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना। नाउ लेट्स प्रूफ। तो सबसे पहले मेरे पास गिवन क्या है, गिवन मैं बोल देता हूं कि एडी जो है वो डीबी के इक्वल है, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट इट सेज दैट AE is equals to EC, ये दिख रहा है AE equals to EC। नाउ कैन आई राइट दैट AE equals to EC, ठीक है। तो अब इतनी तो हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि यहां पे हमें ये देखना पड़ेगा कि जो साइड्स है उसका मिड पॉइंट है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज द पॉइंट के ऊपर साइड दैट इज AE, और जो इसके नीचे वाला पार्ट है वो इक्वल है। तो मतलब ये बाइसेक्ट हो रही है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक होना। नाउ अब हम क्या करेंगे, टू प्रूफ करना है हमें, क्या प्रूफ करना है, दैट इज DE जो है ये दिख रही है, DE इज हाफ ऑफ BC एंड DE इज पैरेलल टू BC, सॉरी DE इज हाफ ऑफ BC एंड DE इज पैरेलल टू BC। तो सबसे पहले हमें लिख लेते हैं DE इज हाफ ऑफ BC एंड DE इज पैरेलल टू BC, यही तो प्रूफ करना है हमें। नाउ अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके इसको और इजी बना देंगे। तो कंस्ट्रक्शन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को BC के हाफ चाहिए। तो मतलब मेरे को इस लेंथ को इतना एक्सटेंड करना पड़ेगा कि DE और जो पॉइंट है वो इक्वल आ जाए। तो यहां पे मैं इस पॉइंट को बोल देता हूं F बोल देता हूं, ठीक है। नाउ इसको कैसे लिखेंगे हम, एक्सटेंड, थोड़ा सा इसको हम इलेबोरेट करके लिखते हैं। DE को हम एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड DE टिल F, कैसे, सच दैट DE इक्वल्स टू EF। मतलब ये जो आधा पार्ट है इसका जो हम DE की बात कर रहे हैं, सो कैन यू सी दैट दिस हाफ पार्ट जो D और E के बीच में है और E और F के बीच वाला जो पार्ट है, ये जो दोनों लाइन सेगमेंट है ये क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, ठीक है। सो सच दैट DE इक्वल्स टू EF, ठीक है, समझ गए सर। अब नाउ इसमें हमें C और F को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, ज्वाइन C एंड F। अब हमने C और F को भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें इसको पैरेलल प्रूफ करना है और हमें इसको हाफ प्रूफ करना है। तो अब यहां देखो कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स का फॉर्मेशन आ गया है। तो पहला ट्राइंगल तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल दिख रहा है AD, और ये नीचे वाला ट्राइंगल दिख रहा है। तो इसको क्या करें, हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके देखें, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी अब एप्लीकेबल रहेगी क्वाड्रिलैटरल्स में। तो आप कॉन्ग्रुएंसी को भी रेफर कर सकते हैं, है ना। तो अब हम प्रूफ करते हैं इसको। तो प्रूफ करें तो सबसे पहले मैं कौन से दो ट्राइंगल लेता हूं, ADE और CFE, ठीक है। देखो ADE ऊपर वाला और CFE नीचे वाला। तो इन ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल हैं, मेरे साथ बोलिए, इन ट्राइंगल ADE एंड CFE, ठीक है। सो यहां पे फर्स्ट थिंग देखो, पहली चीज क्या दिख रही है, मैंने ऑलरेडी इसको मार्क कर रखा है फॉर योर रेलेवेंस। तो जो E के ऑपोजिट वाले एंगल हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दिख रहे हैं जो E पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, एंगल 1 और ये एंगल 2। तो कौन से एंगल इक्वल हैं, AED और CEF। देखिए वापस, AED
और दूसरा कौन सा एंगल है, CEF। तो ये दिख रहे हैं आपस में दोनों एंगल जो मैंने मार्क कर रखे हैं, ठीक है। सो नाउ हम लिखते हैं सबसे पहले इसको, मैंने डिमार्केशन के लिए लिखा था, बट नाउ वी हैव टू राइट एंगल वाइज। अब एंगल वाइज लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उस एंगल को सेंटर में लेना होता है। सो नाउ एंगल ADE इज इक्वल्स टू एंगल CEF, है ना। तो CEF इसका मैं क्या लिखूं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो मैंने लिख दिया इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लिख दिया। नाउ सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट में क्या होगा, सेकेंड पार्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो ई मिड पॉइंट है, तो क्या AE और EC मेरे पास इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो AE इज इक्वल्स टू EC लिख देता हूं। नाउ ये मैं गिवन लिख देता हूं, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट में क्या है मेरे पास, थर्ड पार्ट में मैंने, आप पहले ही जानते हैं कि DE और EF इक्वल है, क्यों, क्योंकि मैंने DE को इस हिसाब से एक्सटेंड किया था ताकि इन दोनों की लेंथ क्या हो, इक्वल हो जाए। तो अब हम लिखते हैं DE, यहां पे AE इज इक्वल्स टू EC हो गया। नाउ DE इज इक्वल्स टू EF आ गया, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। तो हमें रीजन भी तो लिखना होता है ना, तो यहां पे बाय कंस्ट्रक्शन हम रीजन इसका लिख देते हैं, ठीक है। नाउ अब इस पे देखते हैं कि हमें क्या और चाहिए इसमें। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लग गई, देखें हम, पहले तो ये एक साइड बोल दिया हमने, फिर ये एंगल बोल दिया, फिर ये साइड बोल दी। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लग गई, SAS। तो मैं लिख सकता हूं बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लग गई यहां पे। तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स दैट इज ट्राइंगल ADE को कॉन्ग्रुएंट बोल दिया ट्राइंगल CFE के। तो मैं क्या AD और CF इक्वल बोल सकता हूं, ये वाली साइड और ये वाली साइड दिख रही है, तो दैट इज AD इक्वल्स टू CF बोल दिया। तो AD इक्वल्स टू CF बोल दिया। और दूसरी चीज क्या बोल सकता हूं, ये एंगल दिख रहा है आपको DAE, मतलब एंगल ए की बात चल रही है, ये वाला जो ऊपर वाला एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल दिख रहा है, एंगल A, है ना। नाउ और ये एंगल C, बट इसको हम एंगल A और एंगल C बोल नहीं सकते सीधा सीधा, क्योंकि हमें इनका नॉमेनक्लेचर इस तरीके से करना पड़ेगा कि हम उस एंगल को उस ट्राइंगल का पार्ट बता रहे हैं। तो DAE और ECF, DAE एंड ECF, तो मैं लिख देता हूं यहां पे DAE और ECF। तो मैं एंगल DAE को एंगल ECF के इक्वल बोल देता हूं, और ये इसका रीजन क्या होगा, बाय CPCT, ठीक है। मैंने CPCT बोल दिया इनको, कोई बात नहीं। अब सर ये तो आपने प्रूफ कर दिया, बट प्रूफ करने का फायदा क्या, अभी भी हमारे पास कुछ पैरेलल या इक्वल तो नहीं आया। अब हम यहां पे देखते हैं कि अगर एंगल A और एंगल C, जो पार्ट मैंने शेड कर रखा है दैट इज DAE और ECF, DAE ECF जो है, अगर मैं इनको इक्वल बोल रहा हूं तो यहां पे क्या हो रहा है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो रहे हैं। तो कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल क्या कहता है कि अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस क्या होगी, ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएंगी। तो कैन आई से दैट AD इज पैरेलल टू CF, एंड क्या कह सकता हूं मैं इसमें, अगर AD पैरेलल है CF के तो क्या AB पैरेलल होगी, AB, क्योंकि अगर आधा पैरेलल है तो पूरा भी पैरेलल होना चाहिए। तो कैन आई से दैट AD इज पैरेलल टू CF और AD और DB बराबर है। ध्यान से सुनिए, AD और CF, AD और CF अगर पैरेलल और इक्वल हैं तो क्या DB और CF भी पैरेलल और इक्वल हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, क्योंकि AD और DB दोनों ही इक्वल हैं और दोनों ही स्ट्रेट लाइन पर हैं। तो कैन आई राइट दैट DB
will be equals to CF and DB will be parallel to CF। तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि अब अगर हमारे पास दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल आ जाती है, अगर मेरे पास दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल आ जाती है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम। तो जो मैंने बोला है आप अपने वर्ड्स में इसको नोट कर लीजिए, इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन द फिगर ऑब्टेन्ड इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां पे मेरे को DFCB दिख रहा है, DFCB, DFCB is a parallelogram। So now मैं क्या लिख सकता हूं, DFCB is a पैरेललोग्राम। मैंने ये साइन बनाया जनरली पैरेललोग्राम का। नाउ अगर पैरेललोग्राम है तो मैं क्या कह सकता हूं कि DF जो होगा वो BC के इक्वल होगा, बिल्कुल। सो DF जो है दैट विल बी इक्वल्स टू BC एंड DF विल बी पैरेलल टू BC। ठीक है सर, इतना तो समझ गया आपने, पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया क्योंकि आपने DB और CF को पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर दिया। अगर पैरेललोग्राम हो गया तो बाय डिफॉल्ट जो है वो DF और BC वो भी इक्वल हो गए। चलो यहां तक तो ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि मैं हाफ कर दूं दोनों तरफ, हाफ ऑफ DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। अब मैंने हाफ क्यों करा, क्योंकि यहां पे मेरे को क्या चाहिए, DE की वैल्यू चाहिए। तो मेरे को पता है यहां पे जो DF है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ DE है या ट्वाइस ऑफ EF है। बट मेरा जो ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो उस ट्राइंगल में मेरे पास क्या आ रहा है, DE आ रहा है। तो मैं EF को तो हटा देता हूं और हाफ ऑफ DF करके DE लिख देता हूं। बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो यहां पे DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। अब यहां पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर मेरे पास DF पैरेलल टू BC है, DF पैरेलल टू BC है अगर, तो यहां पे मैं क्या कह सकता हूं, क्या DE पैरेलल टू BC नहीं होगी? क्यों? क्योंकि अगर फुल पैरेलल है तो उसका हाफ या उसका पार्ट भी दूसरी साइड, दैट इज द साइड वी आर कंसिडरिंग, उससे भी पैरेलल ही होगा। ध्यान से देखिए कि अगर मैं बात करूं दीज टू लाइंस आर पैरेलल, तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट को कंसिडर करूं, ठीक है, तो क्या ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के पैरेलल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इफ यू हैव टू स्ट्रेट लाइंस, तो यहां पे अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो उन दोनों के पार्ट्स भी आपस में पैरेलल ही होंगे। सो नाउ कैन आई राइट डायरेक्टली कि DE विल बी पैरेलल टू BC। तो अब यहां पे अगर मैं इस फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट को देखूं तो क्या मुझे यही चाहिए था कि DE इज हाफ ऑफ BC एंड DE इज पैरेलल टू BC। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप ये इंपॉर्टेंट है और इसको प्रॉपर एज इट इज तरीके से नोट कीजिएगा एंड डू लर्न इट एंड डू रिमेंबर इट कि हम इसको कौन से स्टेप्स में करते हैं और इसका प्रोसेस फ्लो जरूर यू हैव टू अंडरस्टैंड because it is very important theorem. This is important because it will definitely appear in your exams. तो इसको theorem 8.8 हम बोलते हैं, ठीक है, kindly note, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका थ्योरम का प्रूफ जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इस स्टेटमेंट को आप एज इट इज लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड याद कीजिएगा एंड डू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ इट। इफ यू कैन इजीली पिक पॉइंट कि हमें कौन कौन सा रेलेवेंट जो पोर्शन है इसका वो यूज होगा, देन यू कैन फ्रेम इट इन योर ओन सेंटेंस एज वेल। तो यहां पे क्या कह रहा है कि अगर मैंने कोई लाइन ड्रॉ करी मिड पॉइंट से, ठीक है, और वो किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से बनाई है, ध्यान रखिएगा कि मैंने अगर AB है और D मिड पॉइंट है, तो मैंने अगर D से एक लाइन बनाई है जो कि पैरेलल है, क्या है, जो कि पैरेलल है टू दी अनदर साइड। अनदर साइड कौन सी बच गई, इकलौती साइड बच गई मेरे पास BC। तो DE और BC जो है वो ऑलरेडी मेरे को पैरेलल दे रखी हैं। तो वो क्या कह रहा है कि वो जो है वो थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करेगी। तो कहने का मतलब है कि अगर मैंने ये लाइन बनाई,
ये एक ही मिड पॉइंट है मेरे पास, क्या है, एक मिड पॉइंट है और पैरेलल लाइन से, तो ये जहां पैरेलल लाइन तीसरी साइड से इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट भी होगा आपका उस वाली साइड का, दैट इज इंटरसेक्टिंग साइड का मिड पॉइंट। तो डी से ई तक मैंने एक लाइन बनाई, जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है, तो बट ऑब्वियस है कि ये बाय डिफॉल्ट ई जो है दिस विल बी मिड पॉइंट ऑफ एसी, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको हमें किस लिए इंपॉर्टेंस है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि देयर शुड बी व्हाट, एटलीस्ट वन मिड पॉइंट, देयर शुड बी एटलीस्ट वन मिड पॉइंट, है ना, तो ये चीज ध्यान रखेंगे हम। तो एक मिड पॉइंट मेरे पास होना मैंडेटरी है, एंड लाइंस शुड बी पैरेलल। तो अगर मेरे पास दो लाइंस हैं जो आपस में पैरेलल हैं, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, दैट शुड बी इन अ सेम ट्राइंगल, मतलब एक ही ट्राइंगल में पैरेलल आ रहे हैं, आप दो अलग अलग ट्राइंगल्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। लाइन शुड बी पैरेलल इन अ ट्राइंगल, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है एंड यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस आपके इससे ही सॉल्व हो जाएंगे, प्लीज नोट दीज पॉइंट्स, ये स्टेटमेंट भी नोट कीजिए along with the diagram if you want, नहीं तो डायग्राम जो है वो सिमिलर जो हमने मिड पॉइंट थ्योरम सॉल्व किया था वैसा ही है, ठीक है। नाउ we'll move forward after this, okay, I hope आपने नोट कर लिया है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहां पे हमें कुछ एक प्रॉपर्टीज जानना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टीज जानना किसकी, कि क्वाड्रिलेटरल्स का किस किस फॉर्मेशन में पैरेललोग्राम बनेगा, रोम्बस बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा, ट्रेपेजॉइड या ट्रेपीजियम बनेगा, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बनेगा। रुको रुको, ये सारी की सारी चीजें हम और सिंप्लीफाई करके आपको देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम क्या होता है, हमने पहले ही बात कर ली कि इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल और इक्वल होगी, और इसकी जो डायगोनल्स होती है वो क्या होती है, बाइसेक्ट करती है। मतलब ये जो पॉइंट है ई, इसके ऊपर की तरफ डायगोनल और नीचे की तरफ डायगोनल जो होगी वो इक्वल होगी। सिमिलरली जो दूसरी डायगोनल है, इसके नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों डायगोनल्स क्या होंगी, मतलब डायगोनल्स के पार्ट जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे डायगोनली जो हम बात करेंगे वो हाफ हो जाती है, बट डायगोनल्स जो है वो इक्वल नहीं होती यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखिएगा। और अगर लाइंस ऑफ सिमेट्री की बात करें तो पैरेललोग्राम की एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, पैरेललोग्राम हैज जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी लाइन बनाओ जिससे मैं अगर उसको फोल्ड करूं ऑब्जेक्ट को, तो वो जो आधा पार्ट है जहां से मैंने लाइन से बनाया है वो जो रेस्ट पार्ट है उस पर प्रॉपर तरीके से ओवरलैप हो जाए, ठीक है। नाउ रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब रेक्टेंगल में दो चीजें और ऐड हो जाती हैं। रेक्टेंगल में क्या ऐड होता है, पहली बात तो जो हर एंगल होगा, द एंगल्स ईच एंड एवरी एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं हमारे पैरेललोग्राम में, अगर 90 डिग्री बन जाते हैं सारे एंगल्स तो बाय डिफॉल्ट रेक्टेंगल हो जाता है। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम से भी मैच करती है, तो इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। तो रेक्टेंगल में इक्वल साइड्स होंगी ऑपोजिट और पैरेलल होंगी, और एवरी एंगल विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड स्पेशल थिंग इसके साथ ये है कि इसकी डायगोनल्स की जो लेंथ होगी वो भी इक्वल होगी और डायगोनल्स भी आपस में बाइसेक्ट होती है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसकी देयर आर टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, याद रखिएगा, यू कैन सी हियर देयर आर टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब रोम्बस की बात करते हैं। रोम्बस क्या है, एक स्पेशल तरीके का पैरेललोग्राम है, सारे ही स्पेशल है, तभी इनकी प्रॉपर्टीज धीरे धीरे क्या होती हैं, हम बाइफिकेट करते चलते हैं और इनको और डीप में जाके हम इसको क्लासिफाई करते रहते हैं। तो रोम्बस में क्या होगा, रोम्बस में सारी साइड्स जो होंगी, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल होगी, ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल तो हैं बट सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, और यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। ऑपोजिट एंगल्स जो हैं
सामने वाले एंगल, ये तो जनरली पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल, जो डायगनली जो एंगल बन रहे हैं मेरे, जो डायगनली एंगल बन रहे हैं वो क्या है मेरे, इक्वल है। नाउ डायगनल जो है वो बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को राइट एंगल्स पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जो डायगनल्स बाइसेक्ट कर रही है वो कितने पे बाइसेक्ट करेगी, 90 डिग्री पे, है ना। और इसकी भी उतनी ही लाइंस ऑफ सिमेट्री है जितनी रेक्टेंगल की है, ठीक है। नाउ वील मूव टू स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या है, बहुत मतलब कहता है ना सारे जो गुण हैं वो उसमें ही हैं। तो सारे गुणों का मतलब क्या है, दैट ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर की डायगोनल्स जो हैं वो भी इक्वल हो गई बाय डिफॉल्ट। सारे एंगल्स जो हैं वो भी 90 डिग्री हो गए। डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं। तो जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज हमने अब तक पढ़ी वो सारी की सारी किसके अंदर आती हैं, एक स्क्वायर के अंदर आती हैं। तो आप पॉज करके पिछली वाली स्लाइड को भी नोट कर लीजिए। दीज आर वैलिड पॉइंट्स फॉर यू एंड दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करते हैं ट्रेपेजॉइड या ट्रेपीजियम की। अब ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम में जो ऑपोजिट साइड है, मतलब एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, आई हैव वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड दैट आर पैरेलल ओनली, इक्वल नहीं है, पैरेलल है, ठीक है। तो अब यहां पे मैं कहूंगा ऑपोजिट साइड्स, ये दिख रही है यहाँ पे ई एफ जो है इज पैरेलल टू जी एच। तो यहाँ पे ई एफ इज पैरेलल टू जी एच। नाउ ये समझ में आ गया, ओके। नाउ कैन यू सी हियर दैट हमारे पास एक नॉन पैरेलल साइड्स भी हैं, दैट इज EG और FH। तो ध्यान रखिएगा कि जो ट्रेपीजियम है या ट्रेपेजॉइड है, ट्रेपीजियम में क्या होता है, हमारे पास देयर इज ओनली वन पेयर ऑफ साइड्स दैट आर पैरेलल, ठीक है। अब इसको हम पैरेललोग्राम क्यों नहीं बोल सकते, क्यों बोल सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन ऐसे है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही पेयर है। तो ये जनरली क्या है, एक पैरेललोग्राम नहीं है। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आए कि विच क्वाड्रिलैटरल हैज ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, ट्रेपीजियम, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसमें जो साइड्स तो हैं वो तो वन पेयर ऑफ साइड्स आई हैव पैरेलल, अब जो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स है वो क्या है, इक्वल लेंथ की है, दिख रही है यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूं वर्टिसेस की ABCD, तो यहाँ पे जो लेंथ AD है वो BC के इक्वल है, ठीक है। जो AD है वो BC के इक्वल है। अब आपको ये चीज ध्यान रखिए, इफ यू कैन रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी एज वेल, कि अगर मेरे पास आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड होता है तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स क्या हो गए, A और B और C और D। एडजेसेंट एंगल्स प्रिसाइसली हम बात करेंगे बेसिस की, हम लेग्स की बात नहीं करेंगे, हम बेसिस की बात करेंगे। तो एडजेसेंट एंगल्स भी जो बेसिस पे हैं दैट इज A और B और C और D। तो ये जो पैरेलल साइड्स हैं ये क्या है, हमारे पास बेसिस हैं, और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो क्या है, हमारे पास लेग्स हैं। ये इस पे लिखा हुआ भी है एंड यू कैन इजीली रिमेंबर दीज। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो ट्रेपीजियम है उसकी जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, बट यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की देयर इज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, यू कैन नोट। ओके, आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप याद रखेंगे एंड देन वील सॉल्व, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट है जनरली, और ये एक हमने वेन डायग्राम बनाया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब एक क्वाड्रिलैटरल है मेरे पास, ठीक है। तो अब क्वाड्रिलैटरल के अगर वन पेयर ऑफ साइड्स अगर मेरे पास क्या है, पैरेलल हैं, तो वो क्या बन जाएगा, एक ट्रेपीजियम या ट्रेपेजॉइड। फिर अगर उसके जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये दिख रहे हैं नॉन पैरेलल साइड्स, ये नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल आ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड या ट्रेपीजियम। अगर यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल और ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, तो वो क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम में ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। ऑल साइड्स आर इक्वल के बाद यहाँ पे क्या आता है प्रोविजन हमारे पास, कि इसकी डायगोनल्स क्या होती हैं, इसकी डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं कितने पे, एट
90 डिग्री डायगोनल्स बाइसेक्ट एट या फिर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ओके, तो नाउ अब रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होती है, बट इसमें जो बाइसेक्ट वाला जो प्रोविजन है 90 डिग्री पे वो नहीं है, और ऑपोजिट साइड्स जो हैं दे आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब रोम्बस और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज मिला दो तो क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बात करें क्वाड्रिलैटरल्स एज अ होल की, तो पैरेललोग्राम्स में कौन कौन से आते हैं, रोम्बस दैट इज, देन स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स और रोम्बस अलग अलग हो जाते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन में को क्या देगा, स्क्वायर्स। और ये जो ट्रेपेजॉइड्स हैं ये हमारे पास अलग हो गए बिकॉज दीज आर नॉट कंसिडर्ड टू बी पैरेललोग्राम्स। ठीक है, आप ये बना सकते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, यू कैन गो अहेड प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इनसे ये सीखा कि हम प्रॉपर्टीज को कैसे इंक्लूड करके कंडेंस करके वी कैन फॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स into means the quadrilateral into various types of parallelograms as well as parallelograms की properties को condense करके हम कैसे उससे rectangle, rhombus और square निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब तो हम concept समझ गए हैं। Now let's proceed with some question so that our understanding will get better. Okay, now question is stating that show that the bisectors of the angles of a parallelogram form a rectangle। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास बाइसेक्टर्स हैं, ये दिख रहा है आपको, दैट इज AP जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, और जो DS है या DR है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल D को। सिमिलरली ये जो CR दिख रहा है ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है, दैट इज एंगल R, मींस CR इज बाइसेक्टिंग एंगल C, एंड BP या BQ, ये वाली जो लाइन दिख रही है BQ और BP, ये जो लाइन हमने बनाई है दिस इज बाइसेक्टिंग एंगल B। ठीक है, तो इस बाइसेक्टर से जो मेरे पास एंगल फॉर्म हुआ है, द एंगल इज व्हाट, एंगल इज द फॉर्मेशन, इनके बाइसेक्टर से क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। सो रेक्टेंगल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल बनाने के लिए मुझे सारे एंगल्स जो है वो क्या करने पड़ेंगे, इक्वल करने पड़ेंगे, यस और नो। एंड इक्वल करने के बाद ऑटोमेटिकली जो है मेरे पास सारे एंगल्स अगर 90 डिग्री आ गए तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रूफ हो जाएगा कि वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो आइए प्रूफ करते हैं, है ना। तो अब यहां पे मैं कोई भी दो एंगल चूज कर लेता हूं जैसे एंगल A और एंगल D। तो मैंने एंगल A के हाफ को x बोल दिया और एंगल D के हाफ को y बोल दिया। ठीक है, सो नाउ इफ आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यहां पे देखें तो मैंने क्या किया, एंगल A के जो बाइसेक्टर है वो हाफ में तोड़ रहा है तो इसको x बोल दिया, और एंगल D वाले बाइसेक्टर को मैं हाफ बोल दिया, दैट इज y। ठीक है, अब ये दोनों एंगल्स दैट इज एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो तो इक्वल होते नहीं है, होते हैं कि नहीं होते, नहीं होते, बिकॉज वी नो इन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम दैट ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं, जो डायगोनल एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस। अब यहां पे मेरे को ट्राइंगल दिख रहा है DSA, कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, DSA। मैं थोड़ा रफ में यही बना देता हूं। ठीक है, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है DSA, इसमें एंगल D वाला जो पार्ट है ये y है और एंगल A वाला जो पार्ट है ये x है। ठीक है, तो अब मैं यहां से इस एंगल को, जो एंगल ASD या DSA है, इसको मैं निकाल लेता हूं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो x, अब यहां पे आप चाहो तो वो नॉमेनक्लेचर लगा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल, which triangle we are talking about, in triangle DSA, तो मैं क्या बोल सकता हूं, x प्लस y, ये वाला x, इतना पोर्शन जो है x का, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको मैं थोड़ा और अलग से शेड कर देता हूं, तो दिस पार्ट इज x, है ना। सिमिलरली द हाफ पार्ट दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट, ये वाला जो पार्ट मैंने हाईलाइट कर रखा है, दिस इज y। सो x और y मिलके क्या बनाएंगे, इस एंगल के साथ, दैट इज द सेंट्रल एंगल, ये वाला जो एंगल है दैट इज DSA, DSA। ठीक है, सो कैन आई राइट द हियर
कि x प्लस वाई प्लस एंगल DSA क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, सो अब यहां पे हम देख सकते हैं कि अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, तो अब यहाँ पे जो है AB इज पैरेलल टू CD दे रखा है मुझे, है ना। तो अगर मैं लिखता हूं AB इज पैरेलल टू CD और मैं AD को एक क्या मानता हूं, ट्रांसवर्सल, सो AD इज अ ट्रांसवर्सल, तो इस केस में मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो एंगल A और एंगल D है वो क्या हो जाएंगे, जो पेयर बनेगा इनका कोइंटीरियर एंगल्स का बनेगा, तो कहना है राइट एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्रीज। यहां पे आप रीजन लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स, तो को इंटीरियर एंगल्स लिख दिया हमने। अब हमने क्या किया, इनको हाफ कर दिया, क्योंकि मेरे को हाफ की तो बात करनी है, क्योंकि आई नीड दिस पोर्शन, ये वाला जो आधा पोर्शन है एंगल D का जो Y में आ रहा है, और जो A का आधा पोर्शन है जो एंगल X है जो इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, दैट इज DSA। DSA ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है मुझे, है ना। नाउ अब मैं दोनों का क्या कर दूं, हाफ कर देता हूं। सो अब यहां से मेरे पास क्या रिजल्ट आया, अब एंगल A/2, ठीक है, इस पूरे एंगल का ये जो एंगल दिख रहा है मुझे, इसका मैं क्या करूं, हाफ तो मैं x लिख सकता हूं बिल्कुल, और एंगल D का हाफ करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, y लिख सकता हूं। तो मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई, आई कि नहीं आई। ठीक है, अब यही वाली जो बात है ये मैं फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो सिंपल है, मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस एंगल DSA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल DSA क्या आ जाएगा, एंगल DSA आ जाएगा मेरे पास 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल DSA ये वाला जो साइड का एंगल है मेरे पास, दैट इज एंगल, ये वाला जो एंगल की बात कर रहा हूं, ये वाला एंगल दिख रहा है अपन को, है ना। अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो DSA है और जो PSR है, ये वाला जो एंगल है ना, इसको दूसरे कलर से शेड कर देते हैं ताकि डिफरेंशिएशन इजी हो जाए, है ना। ये वाला जो एंगल है दैट इज PSR। ये दोनों क्या एंगल है, दीज बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहां पे हम मेंशन कर देते हैं कि एंगल DSA is equals to angle PSR, which is the reason is vertically opposite angles। तो ये आ गया vertically opposite angles मेरे पास। अब vertically opposite angles आने के बाद क्या होगा कि मेरे पास जो DSA आया था, जो व्हाइट में शेडेड है, वो कितना आया मेरे पास, 90 डिग्री। तो एंगल PSR भी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। अगर एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन हो रहा है और एक एंगल 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सेम ऑपरेशन करोगे दूसरी साइड पे, तो यू विल फाइंड दैट कि आपके पास जो एंगल PQR आ रहा है ये भी 90 आएगा, है ना। अगर ये 90 आ गए तो बाय डिफॉल्ट बाकी दो एंगल्स भी क्या आ जाएंगे, 90 आ जाएंगे। तो सिंस वन एंगल इज 90 डिग्री, since one angle is 90 degree, therefore क्या लिख सकता हूं मैं, PQRS is a rectangle। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट आपको एक स्टेप ही शो करना है मेजरली। अगर आप चाहें तो बाकी स्टेप्स भी शो कर सकते हैं, बाकी दूसरी साइड भी जाके, एंड यू कैन अप्लाई द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, बट दिस इज सफिशिएंट फॉर यू टू गेन मार्क्स एंड एडिशनली अंडरस्टैंडिंग पार्ट से भी ये बहुत इजी पैरामीटर है। ठीक है, यू कैन नोट प्लीज। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं अपनी। ओके, नाउ द क्वेश्चन स्टेट्स दैट टू पैरेलल लाइंस L एंड M, ये L है ये M है, ठीक है, ये रहा L और ये रहा M, ओके, आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P। ये रही एक ट्रांसवर्सल, ये दिख रही है, ये रहा P, ये पूरी की पूरी एक क्या है, ट्रांसवर्सल। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स। अब
ये सारे जो बाइसेक्टर्स हैं मेरे पास, AD क्या है, ये जो AD दिख रहा है ये एंगल SAC, ये पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली जो CD है ये पूरा एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ACR। फिर अगर इधर बात करूं तो QCA को बाइसेक्ट कर रहा है मेरा CB, ये वाला दिख रहा है हमें। नाउ सिमिलरली ये जो है AB जो है ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल PAC को। तो अब हम यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने आप को कॉन्सेंट्रेटेड रखिए, बिकॉज यू विल फाइंड दीज थिंग्स वेरी सिंपल वंस यू गेट द लॉजिक। ओके, नाउ अब हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें इसमें प्रूव करना है कि जो बाइसेक्टर्स से जो बनता है, मतलब इंटीरियर एंगल्स ये दिख रहे हैं अपने पास, ये वाला दैट इज PAC, PA तक गया, C पे आ गया, SA तक गया, फिर C पे आ गया, फिर QC तक गया, फिर मैं कहाँ चला गया, A पे चला गया, मतलब इसका हाफ जो होगा वो QCB होगा, और RC से गया मैं A पे चला गया। तो मतलब ये जो चार एंगल्स के बाइसेक्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, मेरे पास जो फिगर बनाएंगे, फिगर कौन सा बन रहा है, ABCD, क्या बन रहा है, ABCD। तो ये वाला जो फिगर है मेरा, दिस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम हमें एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना ही पड़ेगा, और बाकी एंगल्स ऑटोमेटिकली 90 डिग्री प्रूफ हो जाएंगे, और एल्स यू कैन सॉल्व फर्दर, ठीक है। सो अब आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम किसी भी एक साइड को ले लेते हैं इस ट्रांसवर्सल के, या तो आप लेफ्ट साइड चले जाइए या फिर राइट साइड चले जाइए, ठीक है। नाउ अगर ये बाइसेक्टर है तो मैं इसके हाफ को x बोल देता हूं, इसके हाफ को भी x बोल देता हूं, मतलब इक्वली डिवाइड होगा। अब मैं जो एंगल RCA की बात चल रही है, इसके बाइसेक्टर को y बोल देता हूं, इसके बाइसेक्टर को भी y बोल देता हूं। अब सर RCA बोले या ACR बोले, बात एक ही है, बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि वर्टिसेस आप सेम फॉलो कर रहे हैं, और जिस एंगल की बात हो रही है उस एंगल को हमने हर बार सेंटर में रखना है, ठीक है। सो नाउ दिस इज x, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज y, है ना। अब यहां पे हम बात करते हैं कि L जो है वो M के पैरेलल है और P एक ट्रांसवर्सल है, दिख रहा है, L और M ये दोनों लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल हैं, और ये एक ट्रांसवर्सल आ रही है। तो अब जो एंगल बनेगा SAC और RCA, दिख रहा है, RCA और SAC, मतलब इसके राइट साइड में जो दोनों अंदर के एंगल्स हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, लाइंस पैरेलल है। तो लगाते हैं हम, सिंस L is parallel to M and P is transversal, तो अगर हमने ये लगाया इस केस में, तो इस केस में हम क्या निकाल सकते हैं, दिस इज द ट्रांसवर्सल। नाउ कैन आई से दैट 2x प्लस 2y, मतलब जो RCA है ना, अब ये जो 2x वाली वैल्यू है ये क्या है, एंगल SAC, है ना। तो इसमें लिख देता हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एंगल SAC प्लस एंगल 2y क्या है, RCA, RC तक गया और A तक गया, तो एंगल RCA इज इक्वल्स टू, यहां पे कितना आ रहा है, 180 डिग्री, है ना। तो अब यहां पे मैं अगर x और y कॉमन ले लूं, रीजन लिख देते हैं हम, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे को इंटीरियर एंगल्स आ गए, 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, तो आप 2 को इधर ले गए, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई एज व्हाट, 180 डिग्री अपॉन 2, दैट इज 90 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब हम ट्राइंगल लेते हैं ADC, ये जो अंदर का ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें x और y है, तो अब मैं क्या कह सकता हूं, इन ट्राइंगल ADC की बात करूं तो यहां पे क्या होगा, x प्लस वाई प्लस एंगल ADC, ये वाला जो एंगल है, अब ध्यान से देखें, अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला जो ट्राइंगल है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल। सो ये वाला जो ट्राइंगल है हमारा, है ना, अब इस वाले ट्राइंगल में मेरे पास कौन कौन सा एंगल आ रहे हैं, एक तो ये y एंगल आ रहा है,
ये एक्स एंगल आ रहा है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल आ रहा है दिस इज एंगल ADC, ADC इतना जो पार्ट है, ठीक है, जो बाइसेक्टर्स मिल रहे हैं ना, इससे जो एंगल बन रहा है वो क्या एंगल, एंगल ADC। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इस केस में, एंगल सम प्रॉपर्टी के बेसिस पे ये कितना होगा 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री होगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई थी, x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई थी 90 डिग्री। तो यहाँ पे ADC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्योंकि मैं x प्लस वाई की 90 रख के अगर इधर ले जाऊंगा तो ADC की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 90 डिग्री। अब ADC की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। तो अब मैं सिमिलरली क्या बोल सकता हूं, अगर मैं दूसरी साइड भी आऊं तो ABC की वैल्यू भी कितनी हो जानी चाहिए, यस। तो एंगल सिमिलरली कितना हो जाएगा, एंगल ABC विल ऑल्सो बी 90 डिग्री। अब मैंने दो एंगल्स प्रूफ कर दिए, तो बाय डिफॉल्ट अब यहाँ पे केस आपको समझना पड़ेगा, इतना तो आपने नोट कर लिया है, ठीक है। तो आप स्क्रॉल करते करते स्टेप वाइज फिगर भी बना सकते हैं और शेड भी कर सकते हैं रिगार्डिंग योर क्वेरी, ताकि आगे जाके कंसर्न ना आए, है ना। तो अब मैंने इस एंगल को x बोला था, इस एंगल को मैंने y बोला था, इसको भी y बोला था, ठीक है। अब ध्यान से देखिए अगर हम, तो मेरे पास क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये देखो ये ऑल्टरनेट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो एंगल PAC है, PAC जो है वो ACR के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल PAC, ठीक है। सो एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल व्हाट, एंगल ACR। ये रहा A, ठीक है, ये रहा C और ये रहा R। AC तक आए और R तक गए, तो नाउ कैन आई राइट ACR, ठीक है। सो अब ये वाला एंगल दैट इज, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो ये एंगल अगर मैंने y बोला है ना, तो कैन आई राइट दिस एंगल एज, यहां पे मैंने इस एंगल को y बोला था, इसको भी y बोला था, तो ये भी क्या हो गया y और y, है ना। ये एंगल मुझे पता है मैंने x बोला था। सिमिलरली अगर इस साइड आऊं तो जो एंगल SAC है वो ACQ के इक्वल है, क्योंकि ये पूरा एंगल भी तो कितना होना चाहिए, x के बराबर, मतलब 2x के बराबर। तो ये एंगल भी क्या हो गया x एंड दिस इज ऑल्सो x। तो अगर मैं ये सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं क्या कि आप रिप्रेजेंट कर पाए अगर आपको आगे भी सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ अगर इस फॉर्मेशन को आप समझ गए तो आप ये देखिए कि मेरे पास ये वाला जो पूरा एंगल है ये कितना आ रहा है x प्लस वाई। सिमिलरली दिस एंगल दैट इज BADB x प्लस वाई आ रहा है और BCDB x प्लस वाई आ रहा है। तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल कितना आ रहा है BCD विच इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास 90 डिग्री। तो सारे एंगल्स अगर 90 डिग्री मैंने प्रूफ कर दिए, सो देयरफॉर व्हाट ए, यहां पे ABCD इज अ व्हाट, ABCD इज अ रेक्टेंगल। समझ आ गया। तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बट हम जनरली क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे लेंगे सर। तो कहीं भी बाइसेक्टर देखिए हाफ हाफ एंगल बोल दो, प्री अज्यूम कर लो और यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी को इंटीरियर एंगल्स लगाते चलो, ऑटोमेटिकली आंसर अपने आप बहेगा। सो यू कैन इजीली फाइंड आउट दी सॉल्यूशंस ऑफ मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस बाय अप्लाइंग सिंपलर कॉन्सेप्ट्स, और बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखना, बाकी कोई क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं होता जो हमसे सॉल्व ना हो, ठीक है। सो यू कैन नोट प्लीज, ठीक है। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए हैं और आपने अंडरस्टैंडिंग पार्ट बिल्डअप कर ली है, ठीक है। तो अब आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इन दिस क्वेश्चन इट स्टेट्स दैट इन अ ट्रायंगल ABC DE and F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB। AB का जो मिड पॉइंट है वो क्या है D है ना। BC का क्या है E है और AC का क्या है F है, ठीक है। अब यहां कह रहा है कि ट्राइंगल ABC 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में जो है वो बन जाता है बाय जॉइनिंग DE and F। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारे पास फॉर्मेशन किस चीज का हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे मेरे पास 3 ट्राइंगल्स तो बाहर की तरफ बन रहे हैं और एक ट्राइंगल अंदर की तरफ बन रहा है। तो मेरे को ये जो ट्राइंगल है दैट इज जॉइंड बाय मींस दैट इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ऑल दी other triangles that are getting formed, right? So now what to do in this question? अब यहाँ पे आपको सीधी सीधी मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है और ऑटोमेटिकली यू विल गेट द आंसर। तो कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। So now can I see, I am just saying you, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ पिक्चराइज करेंगे कि क्वेश्चन कैसे करना है। अब देखो F और E क्या है, मेरे पास मिड पॉइंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, FE जो है वो पैरेलल टू AB होगा कि नहीं होगा? FE विल बी पैरेलल टू AB एंड हाफ ऑफ AB, बिल्कुल होगा। FE विल बी पैरेलल टू AB एंड FE विल बी हाफ ऑफ AB, यस और नो? तो अब यहां पे मैंने इसको लिख दिया। अब सिमिलरली अब हाफ ऑफ AB में क्या लिख सकता हूं मैं, अब D मिड पॉइंट है तो मतलब मेरे पास जो DB है और जो AD है वो बराबर है। तो क्या मैं FE या EF को क्या लिख सकता हूं, इस पार्ट को FE को AD के इक्वल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। FE इज इक्वल्स टू व्हाट, यहां पे AD आ गया। सिमिलरली अगर मैं दूसरी साइड चलता हूं तो दूसरी साइड चल के मेरे को क्या मिलेगा, लेट्स सी नाउ। यहां पे अगर मैंने इस साइड पे लिया आपके दो मिड पॉइंट्स, तो इफ आई एम मूविंग टू दिस साइड तो D और E को अगर मैं मिड पॉइंट लेता हूं तो वो क्या होगा, हाफ ऑफ AC। तो हाफ ऑफ AC होगा तो मैं यहां लिख देता हूं DE विल बी हाफ ऑफ AC। अब हाफ ऑफ AC को मैं क्या लिख सकता हूं, DE को मैं लिख सकता हूं AF के इक्वल। अब यहां पे AF के इक्वल आ गया DE। अब यहां पे मुझे क्या करना है, आई नीड 2 ट्राइंगल्स टू बिकम कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए मैं कौन से ट्राइंगल्स लूंगा, एक तो ट्राइंगल लूंगा जो ये मिड पॉइंट से बना है, ये वाला, दैट इज ट्राइंगल DEF, और ये ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेता हूं। ऑटोमेटिकली चारों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट आना ही पड़ेगा। लेट्स सी, तो यहां पे मैं इस रिजल्ट को भी यूज करूंगा, है ना। अब कौन से ट्राइंगल्स लूं, इन ट्राइंगल्स कौन से ट्राइंगल ले रहा हूं, DEF, है ना, ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल लेना है मेरे को, DEF ले लिया मैंने, तो EF के इक्वल कौन सा है मेरा, DA, तो DAF हो गया, है ना, DEF और DAF, तो EF के इक्वल AF आ रहा है ना। ओके, सो नाउ अब यहां मैं क्या बोल सकता हूं, FE इक्वल्स टू AD है या फिर EF इक्वल्स टू DA है ना, EF इक्वल्स टू DA है। थोड़ा सा इसका नॉमेनक्लेचर यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। ओके, DE जो है DE इज इक्वल्स टू AF है, तो हम इसको DE को AF के इक्वल कर देते हैं और यहाँ पे हम लगा देते हैं जो बचा हुआ वर्टेक्स है। तो ये करेक्ट नॉमेनक्लेचर है। तो ध्यान रखिएगा कि नॉमेनक्लेचर भी आपके लाइन सेगमेंट्स के हिसाब से ही होगा, जो लेंथ इक्वल आएगी उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉन्ग्रुएंसी सेट करनी है, ठीक है। तो EF इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, EF इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया। अब इसका यहां देखें अगर हम DEF, तो वापस देखो, वापस कोई ना कोई कंसर्न जनरेट हो रहा है। तो अब यहां पे इसको अगर मैं इरेज करता हूं, ठीक है, अब यहां देखिए अगर आप, मैंने कौन सा लिखा, ट्राइंगल DEF, है ना, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिख रहा हूं। अब दूसरा ट्राइंगल देखते हैं कैसे लिखेंगे अपन, है ना। अब यहां पे कहना है सी कि जो DE है, DE किसके इक्वल है, यहाँ पे AF के इक्वल है ना। तो DE के मैं AF के इक्वल लिख सकता हूं, पहले लिख देता हूं, ठीक है, DE इज इक्वल्स टू AF। अब क्या मेरे पास जो EF है ना, EF मेरे पास किसके इक्वल है, मेरे पास DA के इक्वल है ना, या AD के इक्वल है। FE जो है दैट इज इक्वल्स टू DA, तो मैंने AFD लिख दिया। तो यहाँ पे मेरे पास EF इक्वल्स टू क्या आ गया, EF इक्वल्स टू AD आ गया, है ना। नाउ सिमिलरली मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, क्या इन दोनों ट्राइंगल्स में मुझे DF कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये फर्स्ट हो गया, दिस इज सेकेंड, DF इक्वल्स टू DF कॉमन आ गया। और थर्ड पार्ट में हमने क्या इक्वल किया था, हमने इक्वल किया था DE इक्वल्स टू AF इक्वल किया था, तो DE इक्वल्स टू AF आ गया। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, दोनों क्या हो गए,
कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AFD, ये हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सिमिलरली ऑल फोर ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है और आप जनरली सॉल्व एग्जांपल्स को रेफर भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ब्रीफ करके बताया है और ये अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन लिया था। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू, कीप प्रैक्टिसिंग फ्रॉम वेरियस बुक्स, you refer to our videos, refer to the concept और concept को ध्यान से समझिए, because अगर मेरे बेसिक्स करेक्ट है तो मेरा क्वेश्चन कहीं भी अटकेगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर टू प्रैक्टिस मोर, स्टडी हार्ड, स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Let's walk on the path of knowledge together by liking, sharing and subscribing to our channel.